नमस्कार। आज की इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं भारत की तीसरे सबसे ज्यादा घूमे जाने वाले राज्य की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। किलों, महलों और रंग बिरंगे त्योहारों के लिए मशहूर इस राज्य की दुनिया भर में अपनी एक अलग ही धाक है। लेकिन आज हम सिर्फ इसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं करने वाले। आज हम डिकोड करेंगे उस पूरे शानदार सिस्टम को जिसके दम पर इस विशाल सांस्कृतिक साम्राज्य को खड़ा किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चर्चा में हम मैक्रो से माइक्रो लेवल तक जाएंगे। शुरुआत करेंगे कुछ बहुत ही बड़े आंकड़ों से और फिर गहराई में जाकर समझेंगे इस राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव इंजन रूम को। हमारा एजेंडा काफी स्पष्ट है। राजस्थान पर्यटन के इस फिनोमिनन से लेकर धुआं रहित उद्योग की शुरुआत, मेलों का फैलाव, 10 टूरिस्ट सर्किट, हेरिटेज होटल और लग्जरी ट्रेनों के साथ साथ इको टूरिज्म के भविष्य तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, राजस्थान पर्यटन की घटना। देखते हैं कि आखिर इस राज्य को हर साल कितने सैलानियों का स्वागत करना पड़ता है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। कैलेंडर वर्ष 2024 के आंकड़े लिटरली हैरान करने वाले हैं। कुल 2321.56 लाख। जी हाँ, सही सुना आपने। मतलब 23 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटकों ने राजस्थान का रुख किया। अगर इसे हम थोड़ा और ब्रेक डाउन करें तो इनमें से 2300.84 लाख तो हमारे अपने घरेलू यानी स्वदेशी पर्यटक थे और करीब 20.72 लाख विदेशी। इतनी बड़ी भीड़ को किसी एक राज्य में संभालना सच में किसी महाकुंभ के आयोजन से कम नहीं है। और अगर विदेशी सैलानियों की बात करें कि वे आखिर आते कहाँ से हैं, तो शीर्ष 5 देश हैं अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। इनकी सबसे पहली पसंद हमेशा जयपुर, उदयपुर और जोधपुर होते हैं। वहीं अगर घरेलू पर्यटकों की बात करें तो वे सबसे ज्यादा सीकर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर जाना पसंद करते हैं। सबका अपना अपना फेवरेट स्पॉट है। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रातों रात तो बना नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इस धुआं रहित उद्योग की नींव कैसे रखी गई। इसके विकास का पूरा टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। ये सब शुरू हुआ 1955 में जब पर्यटन निदेशालय स्थापित हुआ। फिर ठीक एक साल बाद 1956 में पर्यटन विभाग का गठन हुआ। लेकिन गेम चेंजर मोमेंट आया 1 अप्रैल 1979 को। इसी दिन जयपुर हेडक्वार्टर्स के साथ आरटीडीसी यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई। इसी कॉरपोरेशन ने राज्य के टूरिज्म को सही मायनों में एक प्रोफेशनल दिशा दी। यहीं पर एक बहुत ही शानदार शब्द सामने आता है, धुआं रहित उद्योग या स्मोकलेस इंडस्ट्री। मोहम्मद यूनिस समिति की सिफारिशों के आधार पर 4 मार्च 1989 को राजस्थान पर्यटन को बाकायदा एक उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया और इसे ये नाम बिल्कुल सटीक दिया गया था। मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री जहां कोई चिमनी नहीं धधकती, कोई धुआं नहीं उड़ता, लेकिन फिर भी ये राज्य की इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंजन है। चलिए अब फाइल्स और कमेटियों से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राजस्थान के उस वाइब्रेंट कल्चरल मैप की जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और जब आप इन आयोजनों के डिटेल्स में जाएंगे तो ये पूरा डेटा एकदम जीवंत हो उठता है। उदाहरण के लिए अप्रैल में होने वाला उदयपुर का मेवाड़ महोत्सव। ये सिर्फ वसंत के स्वागत का जश्न नहीं है, यहाँ आपको पोलो मैच और यहाँ तक कि ऊँटों का टैटू शो भी देखने को मिलता है। मतलब ऊँटों पर टैटू, ऐसी अनोखी चीजें ही तो पर्यटकों को बार बार यहाँ खींच लाती हैं। अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, इतने विशाल एरिया में हर साल आने वाले करोड़ों पर्यटकों की भीड़ को मैनेज कैसे किया जाता है? इसका जवाब है उनका शानदार टूरिस्ट सर्किट सिस्टम। चलिए चौथे भाग पर नजर डालते हैं। यहाँ की सबसे स्मार्ट अप्रोच है पूरे राज्य को 10 अलग अलग पर्यटन सर्किट में बांट देना। हड़ौती, माउंट आबू, रणथंबोर से लेकर ढूंढाड़ तक। आप इन्हें एक तरह से टूरिस्ट हाईवे समझ सकते हैं। इन्हें जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया गया है ताकि पर्यटकों की भारी भीड़ किसी एक ही जगह पर चोक न हो जाए, बल्कि वे पूरे राज्य के अलग अलग हिस्सों में आसानी से बट जाएं। इससे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इन 2 सर्किट की तुलना करते हैं। एक तरफ है मरु त्रिकोण यानी डेजर्ट ट्रायंगल, जिसे डेवलप करने के लिए जापान की JBIC से भी फाइनेंशियल सपोर्ट लिया गया था। वहीं दूसरी तरफ हेरिटेज के लिए मशहूर ढूंढाड़ सर्किट है, जिसमें आमेर फोर्ट आता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आमेर महल पूरे राज्य में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला किला है। दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग हैं।
लेकिन दोनों ही इकोनॉमी के लिए जरूरी हैं। सर्किट और रूट्स की बात हो गई, अब बात करते हैं लग्जरी की। चलिए 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि राजस्थान ने ग्लोबल लग्जरी टूरिज्म को कैसे रीडिफाइन किया। क्या आप जानते हैं कि पूरे भारत में हेरिटेज होटल का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसकी शुरुआत ही 1991 में राजस्थान से हुई थी। बिल्कुल, जोधपुर का अजीत भवन देश का पहला हेरिटेज होटल बना था। इस एक सिंगल आइडिया ने पुरानी ऐतिहासिक विरासतों को एक बिल्कुल नए और प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक मॉडल में बदल कर रख दिया। लेकिन हर पुरानी बिल्डिंग हेरिटेज होटल नहीं होती, इसका एक साफ क्राइटेरिया है। 1950 से पहले बने किले, महल या हवेलियां जिन्होंने अपनी पुरानी ऐतिहासिक खूबियों को आज भी बचा कर रखा है, उन्हें ही ये दर्जा मिलता है। इसी तर्ज पर पुष्कर को भारत का पहला हेरिटेज तीर्थ घोषित किया गया था। और हाँ, आरटीडीसी खुद भी कई आइकॉनिक होटल चलाता है, जैसे उदयपुर में कजरी और जैसलमेर में मूमल। और सिर्फ होटल्स ही क्यों, यहाँ तो पर्यटकों के लिए पटरियों पर दौड़ते चलते फिरते महल भी मौजूद हैं। ये शानदार सफर 1982 में मशहूर पैलेस ऑन व्हील्स के साथ शुरू हुआ था। फिर 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स ने पटरियों पर कदम रखा, और ये एक्सपीरियंस तब और भी प्रीमियम हो गया जब 11 जनवरी 2009 को रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स शुरू की गई। ये ट्रेन पूरी तरह से एसी और वाईफाई जैसी मॉडर्न सुविधाओं से लैस देश की पहली ऐसी लग्जरी ट्रेन थी। इतने बड़े पैमाने पर टूरिज्म होना अच्छी बात है, लेकिन पर्यावरण का क्या? हमारे आखिरी सेक्शन में आइए देखते हैं कि इको टूरिज्म के लिए नीतियां कैसे काम कर रही हैं। राज्य का गवर्नेंस मॉडल हमेशा भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2001 की पहली पर्यटन नीति से लेकर 9 सितंबर 2020 की नई पॉलिसी तक सब कुछ लगातार अपग्रेड हुआ है। लेकिन जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो है जुलाई 2021 में आई इको टूरिज्म नीति। ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, इसे सीधे 2030 तक के लिए लागू किया गया है। ये दिखाता है कि राज्य सस्टेनेबिलिटी को लेकर कितना सीरियस है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। एक तरफ 2030 तक के लिए तय की गई सख्त इको टूरिज्म नीतियां हैं, और दूसरी तरफ हर साल आने वाले 23 करोड़ से भी ज्यादा सैलानी। ऐसे में राजस्थान इतने बड़े मास टूरिज्म और अपनी प्राचीन विरासतों के संरक्षण के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बनाए रखेगा? इस शानदार धुआं रहित उद्योग का भविष्य अब इसी बैलेंस पर टिका है, और ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।